गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग कैसे हो? फटाफट से एक बार ओके का सिंबल कर दीजिएगा, फिर उसके बाद में हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। देखिए, लास्ट क्लास में हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के बारे में जो है वो हमने कुछ चर्चाएं की थी, और आज के सेशन में हम उससे कुछ आगे जो है वो हम चर्चा करने वाले हैं। तो सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है एक बार फिर से। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्ट के बारे में जो है वो कुछ आपका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो आपको बताया था कि हेडक्वार्टर कहां पर है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। हेडक्वार्टर के अलावा एस्टिब्लिशमेंट के संबंध में बताया था, नेशनलाइजेशन के संबंध में बताया था। लास्ट में जाते जाते जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, उस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में हम लोगों ने जो है वो चर्चा कर ली थी। और आज के सेशन में हम कुछ और पॉइंट जो है वो आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। वो हम मॉनेटरी पॉलिसी के संबंध में जो है वो हम चर्चा करेंगे, कुछ टूल्स के संबंध में जो है वो हम चर्चा जो है वो करने वाले हैं, कुछ एक्ट के बारे में जो है वो हम लोग आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है? मुझे एक बार ओके जरूर कर दीजिएगा इस आते ही। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो फिर हम आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में जो है वो पढ़ के चले गए थे। एक आपको बेसिकली छोटा सा शब्द जो है वो आपको ध्यान में रखना है। कौन सा शब्द ध्यान में रखना है? मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आपको ध्यान में रखना है, मौद्रिक नीति। और मॉनेटरी पॉलिसी मैंने लास्ट क्लास में जाते जाते जो है वो आप लोगों को बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी निर्धारक के रूप में जो है वो आपका कौन काम करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो काम करता है, आरबीआई जो है वो काम करता है। मेनली आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि इसका उद्देश्य जो है वो आपका क्या है। शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर आपको ऑब्जेक्ट जो है वो ये ध्यान में रखना है, उद्देश्य क्या है। प्राइस स्टेबिलिटी ध्यान में रखना है, प्राइस स्टेबिलिटी यानी कीमत में स्थायित्व जो है वो आपको ध्यान में रखना है। और प्राइस स्टेबिलिटी के साथ में जो है वो आपको इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो भी आपको ध्यान में रखना है। इकोनॉमिकल ग्रोथ का मतलब क्या है? आपके आर्थिक समृद्धि का उद्देश्य जो है वो लेकर हम चले हैं, आर्थिक समृद्धि का उद्देश्य। ये दो ऑब्जेक्ट है, ये दो उद्देश्य से जो है वो आपका इस कमिटी का जो है वो गठन किया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आपकी तैयार की जाती है। ये दो बेसिकली आपको जो है वो ऑब्जेक्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिकल ग्रोथ, ये आपको शॉर्ट एंड स्वीट में जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहां तक मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था। इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट जो है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी के संबंध में जो है वो आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2016 में जो है एक संशोधन किया गया था, एक अमेंडेड जो है वो किया गया था। और वो अमेंडमेंट क्या किया गया था कि एक लीगल फ्रेमवर्क जो है वो हम तैयार करेंगे, एक कमेटी का गठन हम जो करेंगे और एक प्रोसेस जो है वो हम अपनाएंगे, एक प्रक्रिया जो है वो हम अपनाने वाले हैं। इसके लिए अमेंडमेंट जो है वो किया गया था, अमेंडेड किसको अमेंड किया गया था? आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को जो है वो अमेंडेड किया गया था इन 2016 के अंदर। 2016 में जो है वो इसके संबंध में एक अमेंडमेंट किया गया था। और वो संशोधन प्यारे बच्चों क्या किया गया था? दो सेक्शन जो है वो आपके इंट्रोड्यूस किए गए थे। दो बेसिक आपको जो है वो धाराएं आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी सेक्शन इंट्रोड्यूस की गई थी? एक धारा जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी, सेक्शन 45ZA जो है वो आपके इंट्रोड्यूस की गई थी। ये एक ZA आपको जो है वो ध्यान में रखना है। दूसरा एक सेक्शन जो है वो इस एक्ट के अंदर जो है वो आपके 45ZB जो है वो आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। सेक्शन 45ZA और 45ZB, ये दो सेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए। ये सेक्शन किसके संबंध में थे? ये सेक्शन जो इंट्रोड्यूस किया गया था, आपका लीगल फ्रेमवर्क जो है वो आपका क्या रहने वाला है, लीगल फ्रेमवर्क के संबंध में ये सेक्शन जोड़ा गया था। और सेक्शन 45ZB जो है वो आपका एमपीसी के संबंध में जो है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के संबंध में जो है वो आपका सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था। ये दो बेसिक जो है वो आपको धाराएं यहां से जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियरिटी के साथ में जो है वो मैं लिखते हुए चल रहा हूं और साथ साथ में आपको जो है वो बताते हुए भी चल रहा हूं। ये पॉइंट जो है वो हम लोगों को एज ए अवेयरनेस के रूप में जो है वो हमें ध्यान में रखना है। यहां से क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जा सकते हैं, कर लोगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 45ZA के अंदर जो है वो आपका लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया। और लीगल फ्रेमवर्क किस तरीके से तैयार किया गया, कुछ एक पॉइंट जो है इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है। और समझने वाली चीजें जो है वो आपकी ज्यादा है, और लिखावट जो है वो आप जितना हो सकता है उतना कम से कम जो है वो कोशिश कीजिएगा। ZA के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ये जोड़ा गया था कि हम क्या करेंगे, एक इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो हम डिसाइड करेंगे। और वो इन्फ्लेशन टारगेट को जो है वो हमें क्या करना है, अचीव जो है वो करना है।
और अगर वो इन्फ्लेशन टारगेट अगर अचीव नहीं हो पाए तो उसके हमें जो है वो रीजन जो है वो ढूंढना है, और इसके संबंध में जो है वो हमें रेमेडियल एक्शन क्या लेना है, उस एक्शन को जो है वो हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट जो है वो करना है। तो 45Z के अंदर क्या किया गया था, ये जोड़ा गया था कि हमें एक क्या करना है, हम एक आप कह सकते हो कि इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो हम डिटरमाइन करेंगे। यहां पर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब जो है वो स्फीति होता है, मुद्रा का प्रसार होता है। इसके बारे में भी जो है वो मैं थोड़ी बहुत आप लोगों से चर्चा बाद में जो है वो कर लूंगा। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो आप लोगों का डिसाइड किया गया, और ये इन्फ्लेशन टारगेट कितने परसेंट का लक्ष्य लेके चले थे, ये 4% का जो है वो लक्ष्य लेके चले गए कि हमें 4% का जो है वो इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो हमें अचीव करना है। यानी 4% से कम और 4% से ज्यादा जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए खतरे का सूचक जो है वो आपका हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा जो है वो आपका टॉलरेंस जो है वो ध्यान में रखना है। टॉलरेंस कितना परसेंट है, यानी आपका प्लस और माइनस जो है वो 2% टॉलरेंस जो है वो आपको ध्यान में रखना है। यानी अगर 6% तक भी जो है वो अगर रेट अगर बढ़ती है, प्राइसेस अगर बढ़ती है, तो हमें इतना ज्यादा जो है वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, या अगर 2% तक भी रहती है तो हमें ज्यादा जो है वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर 6% जो अधिक हो जाए या 2% से जो है वो कम हो जाए तो हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा, आपकी पॉलिसी रेपो रेट है, उस पॉलिसी रेपो रेट को जो है वो दोबारा से आपकी डिटरमाइन करनी पड़ेगी। ये इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो लेकर हम चले थे। लक्ष्य जो है वो ध्यान में रखना 4%। ये इन्फ्लेशन टारगेट डिसाइड करने का काम जो है वो किसके द्वारा किया गया था, ये आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा जो है ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इन कंसल्टेंसी ध्यान में रखना है, इन कंसल्टेंसी की बात करें, इन कंसल्ट लिख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद कंसल्टिंग ध्यान में रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के साथ में जो है वो कंसल्टेंसी की, और कंसल्टेंसी करने के बाद में जो है वो आपका इस रेट को जो है वो डिसाइड किया गया। ठीक है, ये 4% आपको टारगेट जो है वो ध्यान में रखना है, 4%। अच्छा, ये टारगेट जब निर्धारित किया गया था तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो है वो लक्ष्य आपका कब जो है वो निर्धारित किया गया था, 2016 में ये संशोधन किया गया था, और ये लक्ष्य आप लोगों का निर्धारित किया गया था, कब किया गया था, 5 अगस्त आपको ध्यान में रखना है, 5 अगस्त 2016 को जो है ये लक्ष्य पहली बार, इस लक्ष्य को कब निर्धारित किया गया था, ये भी आपसे जो है वो प्रश्न पूछ लेगा। और अवधि जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि अवधि कितने समय के लिए जो है वो रखी गई थी, ये वंस इन 5 ईयर। ठीक है, वंस इन 5 ईयर, 5 साल में जो है वो हम एक बार इस प्रकार का जो है वो लक्ष्य हम निर्धारित करेंगे 4% का। अच्छा, 4% इन द टर्म्स ऑफ सीपीआई, 4% भी आपको ध्यान में रखना है। सीपीआई, सीपीआई का मतलब क्या है, आपके कंज्यूमर प्राइसिंग इंडेक्स, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का 4% जो है वो लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अवधि जो है वो वंस इन 5 ईयर, 5 साल में जो है वो आपको एक बार जो है ये लक्ष्य लेकर जो है वो आपको चलना है। पहली अवधि जो है वो आप ध्यान में रखिएगा कि पहली अवधि कब जो है वो आपकी स्टार्ट की गई थी, फर्स्ट, अगर हम बात करें फर्स्ट स्टार्ट की गई थी 5 अगस्त 2016 से स्टार्ट किया गया था, और 5 साल जो है वो आपके कब कंप्लीट हुए थे, 31 मार्च 2021। ये पहली अवधि आपको ध्यान में रखना है इस इन्फ्लेशन टारगेट के संबंध में, पहली अवधि ध्यान में रखना है। और अभी की जो अवधि है, इस अवधि को भी जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान अवधि जो है वो आपकी कौन सी चल रही है। वर्तमान अवधि आपकी चल रही है 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट करें, और 5 साल जो है वो कब आपके कंप्लीट होते हैं, 31 मार्च 2026। ये आपको जो है अवधि ध्यान में रखना है, इस इन्फ्लेशन टारगेट को हमें लेकर चलना है। ठीक है, कर लोगे, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है कि इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो हमें रखना है 4% प्लस माइनस 2 जो है वो आपका 2% टॉलरेंस जो है वो रहेगा। ये इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो डिसाइड किया गया है विद द कंसल्टेंसी ऑफ आरबीआई। आरबीआई के साथ में विचार विमर्श करने के बाद में जो है ये अवधि आपकी जो है वो 5 ईयर, यानी ये टारगेट जो है वो 5 साल में एक बार जो है वो आपका निर्धारित किया जाएगा। ये 4% किसका है, इन द टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइसिंग इंडेक्स, सीपीआई के टर्म्स में जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, पहली अवधि मैंने आपको बता दी कि 5 अगस्त 2016 से जो है वो 31 मार्च 2021 तक, और दूसरी जो है वो 1 अप्रैल 2021 से जो है वो 31 मार्च 2026। और अगर हम इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं, इस लक्ष्य को हम जो है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसके लिए हमने ऑलरेडी जो है वो एक कमेटी का गठन कर रखा है,
और वो कमिटी आपकी कौन सी है? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। उस कमिटी को आप लोगों को जो है वो ध्यान में रखना है। वो कमिटी क्या करेगी? वो कमिटी यही काम करेगी। एमपीसी इसके संबंध में क्या काम करेगी? एमपीसी इसके संबंध में यही काम करेगी कि भाई आपने जो है वो टारगेट रखा, उस टारगेट को आप क्यों अचीव जो है वो नहीं कर पाए, इसको क्यों प्राप्त जो है वो नहीं कर पाए, इसके जो है वो आपके क्या रीजंस जो है वो रहे थे, क्या इनके जो है वो आपके कारण जो है वो रहे थे, कितना जो है वो आपका वेरियांस जो है, कितना जो है वो आप दूर इससे जो है वो रहे थे, कितना वेरियांस जो है वो आया था, और हमें क्या रेमेडियल एक्शन जो है वो हमें लेने की जो है वो जरूरत है। ये एक्शन के बारे में जो है वो बात करेगा। मतलब आपने लक्ष्य को कितना प्राप्त किया है, कम प्राप्त किया या ज्यादा प्राप्त किया है, तो इसके क्या रीजंस जो है वो आपके रहे होंगे, कितना कम और कितना ज्यादा प्राप्त किया है, इसके क्या वेरिएशन है, वेरिएंस जो है वो रहा हुआ, और हमें क्या रेमेडियल एक्शन लेने की जो है वो जरूरत है। ये कुछ बेसिक फंडामेंटल जो है वो आपको सेक्शन 45 ZA इंपॉर्टेंट सेक्शन थी अवेयरनेस के संबंध में, ये मैंने आप लोगों को बता दी है। ओके का सिंबल जो है वो दे दीजिएगा, यहां तक हो गया हो, फिर हम उसके बाद में जो है वो आगे चलते हैं। 45 ZB के बारे में जो है वो मैं आपको बताता हूं। ओके कर देना साथ साथ में, ओके कर देना। जैसे मैं उतार रहा हूं वैसे ही जो है वो आप लोगों को उतारना है, ठीक है? लाइन टू लाइन जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी जो है वो अपडेट करके ही जो है वो आप लोगों को बताया है, ठीक है? ओके, ओके कर दिया है यहां तक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्यारे बच्चों हम बात करें तो एक साथ में जो है वो सेक्शन और ध्यान में रख लेना, और वो सेक्शन कौन सी है आपकी? 45 ZB का रेफरेंस भी जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ZB का रेफरेंस क्या है? ये आपके जो है वो एमपीसी के संबंध में है। एमपीसी का मतलब क्या हो गया? आपके मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, मौद्रिक नीति समिति, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आपको ध्यान में रखना है। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो एक एमपीसी का जो है वो गठन किया जाएगा, और एमपीसी के गठन के संबंध में जो है वो आपका सेक्शन 45 ZB जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है? ऑफिशियल गजट के अंदर जो है वो आपके नोटिफाइड किया जाएगा, उसके अंदर अधिसूचित किया जाएगा। मेंबर्स ध्यान में रखना है, सदस्य। इस कमेटी के अंदर जो है वो आपके कितने मेंबर होंगे? तो 6 सदस्य जो है वो आपकी टीम होगी। 6 मेंबर जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? 6 मेंबर जो है वो आपको ध्यान में रखना है। पहली कमेटी का गठन जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट कमेटी का गठन जो है वो आपका कब जो है वो गठन किया गया था? तो 29 सितंबर 29 सितंबर 2016 को जो है वो आपके एमपीसी का गठन किया गया था। किसके द्वारा गठन किया गया था? ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा जो है एक अधिसूचना डाल के, एक नोटिफिकेशन डाल के जो है इसका गठन किया गया था। 29 सितंबर 2016 आपको डेट जो है वो ध्यान में रखना है। 6 सदस्य के अंदर कौन कौन मेंबर होंगे? 6 सदस्य जो है वो आपकी टीम होगी। इसको जो है वो दो तरीके से आप लोगों को क्लासिफाइड करना है, दो तरीके से वर्गीकृत करना है। कैसे क्लासिफाइड करना है? 3 मेंबर जो है वो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई से रिलेटेड होंगे, आरबीआई से संबंधित होंगे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कितने मेंबर होंगे? यहां पर 3 मेंबर जो है वो आरबीआई से संबंधित होंगे, और 3 मेंबर जो है वो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड, भारत सरकार के द्वारा अलग अलग संस्थान से लिए गए ये आपके एक्सपर्ट लोग होंगे। ये इस तरीके से जो है वो आपका गठन किया जाएगा, ये गठन की बात है। यहां पर एक जो है वो नंबर फर्स्ट पे आपको ध्यान में रखना है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर है, ये गवर्नर यहां पर मेंबर के रूप में होगा, और गवर्नर मैंने पहले भी लिखा दिया था, फिर भी जो है वो दोबारा से जो है वो आप लोगों को लिखा देता हूं, शक्तिकांत दास जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड जो है वो आपको ध्यान में रखना है, एक सब गवर्नर होगा, उप गवर्नर। ये उप गवर्नर जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। उप गवर्नर आपका माइकल देवव्रत पात्रा, यानी एमडी पात्रा, यहां पर आप लोगों को प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है। तीसरा जो है वो आपके नॉमिनेटेड जो है, नामांकित मेंबर जो मैंने आपको बताए थे, इन नॉमिनेटेड सदस्य जो आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर, केंद्रीय निदेशक मंडल के अंदर जो नॉमिनेटेड 10 मेंबर थे, उस 10 मेंबर में से जो है वो आपका एक मेंबर जो है वो यहां पर होगा। और ये संशोधन जो है वो आप ध्यान में रख लेना, अभी हाल फिलहाल में जो है वो मेंबर आपका जो है वो राजीव रंजन है,
ठीक है, राजीव रंजन, बड़ी मुश्किल से जो है वो इसको ढूंढना पड़ा था। पहले यहाँ पर जो है वो आपका मृदुल कुमार जो है वो आपके होते थे, अब राजीव रंजन जो है वो आपको ध्यान में रखना है। मैंने हाईलाइट करके जो है वो आप लोगों को बता दिया है। एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, तो ये 3 मेंबर आपको ध्यान में रखना है। और 3 अलग अलग फील्ड से, अलग अलग संस्थाओं से जो है वो आपके प्रोफेसर है, और वो प्रोफेसर कौन है? पहले प्रोफेसर आपको ध्यान में रखना है असीमा गोयल जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ये असीमा गोयल ध्यान में रखना है। दूसरा आपको जो है वो शशांक भिड़े आपको ध्यान में रखना है, शशांक भिड़े, ये आपको ध्यान में रखना है। और तीसरा जो है वो जयंत आर वर्मा है, ये जयंत आर वर्मा। ये 3 आप लोगों को जो है वो विशेष रूप से जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 6 मेंबर मैंने आपको बता दिया कि 6 सदस्य जो है वो एक कमेटी का गठन किया गया है। ये 6 सदस्य वर्तमान सदस्य हैं। 3 मेंबर जो है वो आपके आरबीआई से संबंधित है, और 3 मेंबर जो है वो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अलग अलग संस्थाओं से जो है वो आपके ये प्रोफेसर के रूप में जो है वो अपॉइंटेड है। ये 6 मेंबर आपको ध्यान में रखना है। और इसके संबंध में क्या कर दिया कि कुछ एक पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि मीटिंग जो है वो आपको लेनी पड़ेगी वर्ष में, एटलीस्ट जो है वो इतनी सभाएं जो है वो आपको जो है वो रखनी पड़ेगी, इतने जो है वो आपके कोरम जो है वो आपका रहना चाहिए, है ना। कोरम का मतलब जो है वो गणपूर्ति। 3-4 पॉइंट इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें से पहला पॉइंट किया गया है मीटिंग्स के संबंध में। मीटिंग्स के संबंध में ध्यान में रख लेना, कितनी मीटिंग रखनी पड़ेगी? एटलीस्ट 4 इन ईयर, 4 एक साल के अंदर जो है वो आपको 4 मीटिंग जो है वो आपको कम से कम 4 मीटिंग आपको हेल्ड करनी पड़ेगी। नंबर 2 संशोधन जो है वो आपका क्या किया गया था? कोरम। कोरम का मतलब जो है गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब कितना है? एटलीस्ट 4। यहां पर भी जो है वो कितना बोल दिया कि एटलीस्ट 4 मेंबर जो है अगर आपके उपस्थित हो जाते हैं, 4 मेंबर अगर उपस्थित हो जाते हैं तो हम उसको कोरम मान लेंगे, और सभा की जो कार्यवाही है उस सभा की कार्यवाही को हम स्टार्ट कर लेंगे, कार्यवाही को जो है वो प्रारंभ कर लेंगे। तो ये कुछ मीटिंग ध्यान में रखना कि इस कमेटी को जो है वो मीटिंग कितनी करनी है? एटलीस्ट 4 मीटिंग जो है वो आपको रखनी है। क्वारम जो है वो कितना रखना है? एटलीस्ट 4 मेंबर का जो है वो क्वारम। क्वारम का मतलब क्या है कि इतने सदस्य अगर मीटिंग के स्टार्टिंग में अगर पहुंच जाते हैं तो हम मानेंगे कि सभा की कार्यवाही जो है उस कार्यवाही को हम लोग जो है वो प्रारंभ कर सकते हैं। ये ढांचा जो है वो आपको ध्यान में रखना है। इक्वल वोटिंग राइट होगा। इक्वल वोटिंग राइट का मतलब भी जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर वोटिंग राइट का मतलब क्या है? इक्वल वोटिंग राइट। इक्वल वोटिंग राइट, ठीक है। आपका इक्वल वोटिंग राइट होगा, समान मताधिकार होगा, इक्वल वोटिंग राइट, यानी हर मेंबर को जो है वो आपका एक वोट देने का जो है वो आपका अधिकार होगा, एक मत होगा। और अगर इक्विवेलेंट हो गया, अगर बराबर हो गया, तो आपका जो है गवर्नर का वोट जो है वो आपका डिसीजन का काम करेगा, ठीक है। अगर इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो बराबर की दशा में क्या होगा? बराबर हो जाए तो इस बराबर की दशा में आपका जो आरबीआई है, इस आरबीआई के गवर्नर का वोट लगेगा। ये गवर्नर का वोट जो है वो आपका निर्णायक मत जो है वो आपका बन जाएगा, डिसीजन लेने का जो है वो काम करेगा, निर्णायक मत बन जाएगा। कुल मिला के इस मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन थी, जो जो सूचनाएं थी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 45Z ध्यान में रख लेना, एमपीसी की फुल फॉर्म जो है वो ध्यान में रख लेना, 6 सदस्य जो है वो ध्यान में रख लेना, वर्तमान सदस्यों के जो है वो नाम आप ध्यान में रख लेना, मीटिंग्स जो है एटलीस्ट 4 मेंबर्स की मीटिंग है, ध्यान में रख लेना, कॉरम एटलीस्ट 4 मेंबर जो है वो आपको कॉरम जो है वो ध्यान में रख लेना, इक्विवेलेंट इक्वल वोटिंग राइट होगा, मतलब सबको जो है एक एक मत देने का जो है वो अधिकार होगा। कोई भी डिसीजन लेना है तो एक एक वोट जो है वो आपका दिया जाएगा। और इक्विवेलेंट अगर हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब 3-3 वोट जो है वो हो जाए, तो ऐसी दशा में आरबीआई का जो गवर्नर है, इस गवर्नर का मत जो है वो आपका निर्णायक मत बन जाएगा, और वही डिसीजन जो है उसके पक्ष में जो है वो आपका चला जाएगा। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, साथ साथ में नोटिंग करना जरूरी है, और नोटिंग करने के बाद में जो है मुझे ओके जरूर कर दीजिएगा। यहां तक ओके है, फिर हम आगे चले। हेलो सर, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। करंट अफेयर आएगा क्या? बिल्कुल, बैंकिंग सिस्टम का जो है वो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड करंट जितना भी है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहां तक ओके कर देना। उतार रहे हो ना, साथ साथ में नोटिंग करना जरूरी है। देखो, जितना आप लोग हाथ से जो है वो लिखोगे, उतना वो आप लोगों के लिए बढ़िया रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो सीधा ही
मतलब जो मैंने कर दिया, लिख दिया, बस आपने सुन लिया और सुनने से जो है वो काम हो जाएगा। सुनने से जो है वो काम आपका नहीं होगा, आपको हाथ से जो है वो लिखना ही पड़ेगा। हाथ से लिखोगे तो ही काम आपका होगा। ये कमेटी क्या करेगी, ये रीजन ढूंढेगी कि भाई क्यों हम उस टारगेट को जो है वो हम अचीव नहीं कर पाए, क्या इसके जो है वो रीजन जो है वो हमें रीजन जो है वो रहे होंगे, है ना। क्या हमें जो है वो रेमेडियल एक्शन जो है वो आपका लेना पड़ेगा, और रेमेडियल एक्शन में जो है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन जो है वो आपका क्या रहता है, हमें काम करना है, हमें आपकी जो पॉलिसी रेपो रेट है उस पॉलिसी रेपो रेट को जो है वो हमें डिटरमाइन जो है वो करना है। मतलब आपकी पॉलिसी रेपो रेट का जो है वो हमें निर्धारण करना है। तो एक्शन ध्यान में रखना, एक्शन क्या हम लेंगे, एक्शन हम क्या लेंगे, क्या कार्यवाही लेंगे, जो आपकी रेपो रेट है, जिसको हम पॉलिसी रेपो रेट कहते हैं, इस रेपो रेट का निर्धारण जो है वो किया जाएगा। ये रेपो रेट का निर्धारण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो ये विशेष रूप से जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। गेट बंद करना पड़ेगा, बच्चे जो है वो गली के उद्यमी बच्चे, है ना, तो ऐसा ना हो कि सीधा स्टूडियो में जो है वो लैंड कर जाए। उतारो इसको। ये सेक्शन 45A और ZB जो है वो आपको मैंने बता दिया। टूल्स जो है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। टूल्स उस तरीके से जो है वो आपको ध्यान में रखना है। उपकरण के रूप में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है कि हम मौद्रिक नीति उपकरण की बात करें, टूल्स की बात करें, ठीक है। टूल्स, क्या क्या टूल्स जो है वो आपका काम में लेता है। टूल्स को भी आपको एज सच उस तरीके से ध्यान में रखना है जैसे हम अवेयरनेस पढ़ते हैं, और शॉर्ट एंड स्वीट में जो है वो आपको ध्यान में रखना है। इतना ज्यादा इसके अंदर जो है वो आपका लफड़ा नहीं रहता है। टूल्स में आपको एक जो है वो आपके क्वांटिटेटिव टूल्स जो है वो आपको ध्यान में रखना है। क्वांटिटेटिव टूल्स यानी आपको मात्रात्मक उपाय, या जिसको हम परिमाणात्मक कहते हैं, ये परिमाणात्मक उपाय, ये टूल्स आपको ध्यान में रखना है ए नंबर पॉइंट करके। और दूसरे टूल्स जो है वो आपको कौन से ध्यान में रखना है, दूसरे टूल आप लोगों को ध्यान में रखना है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या हो गया, आपके गुणात्मक उपाय, मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय। ठीक है, गुणात्मक कह दो या फिर आपका डायरेक्टिव जो है वो आप कह सकते हैं, दिशात्मक उपाय जो है वो आप कह सकते हैं। ये इस तरीके से टूल्स आपको ध्यान में रखना है। मात्रात्मक उपाय, जो पॉइंट नहीं समझ में आए वो जो है वो मुझे मेंशन कर देना कि ये दोबारा से जो है वो एक्सप्लेन कर देना, मैं दोबारा आप लोगों को जो है वो बता दूंगा। बट मेरे हिसाब से मैं समझाऊं और समझ नहीं आए तो ये इम्पॉसिबल से भी जो है वो आगे है, आ जाएगा आराम से समझ में, सुनते रहोगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये मात्रात्मक और परिमाणात्मक उपाय आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल है, दैट इज करके एक हमारी जो है वो आपकी बैंक रेट है, बैंक रेट ध्यान में रखना। दूसरा जो है वो आपको ध्यान में रखना है पॉलिसी रेपो रेट, ये पॉलिसी रेपो रेट जो है वो आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो है वो आपको ध्यान में रखना है MSFR, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, MSFR। चौथा आपको ध्यान में रखना है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, SDFR ध्यान में रखना है। पांचवा आपको ध्यान में रखना है CRR, कैश रिजर्व रेशो आपको ध्यान में रखना है। छठा आपको ध्यान में रखना है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, SLR आपको ध्यान में रखना है। एक आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO ध्यान में रखना है, और एक MSFR, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। सबके बारे में जो है वो हम थोड़ी थोड़ी जो है वो चर्चा करेंगे, और वर्तमान रेट जो है वो हम ध्यान में रखेंगे। बैंक रेट है, पॉलिसी रेपो रेट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है, कैश रिजर्व रेशो है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है। ये कुछ आपको क्वांटिटेटिव टूल्स जो है वो ध्यान में रखना है। ऐसा प्रश्न जो है वो पूछ लेता है कि निम्न में से जो है वो आपका कौन सा मात्रात्मक है और निम्न में से जो है वो कौन सा आपका जो है वो गुणात्मक या दिशात्मक है। ये कुछ एग्जाम्पल दैट इज करके जो है वो मैंने यहां पर आप लोगों को जो है वो बता दिए हैं। ये पॉइंट ध्यान में रख लेना। इसके अलावा हम अगर गुणात्मक की बात करें तो एक सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो है वो ध्यान में रखना। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या है, आपका चयनात्मक शाख नियंत्रण, ये सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये एक पॉइंट जो है वो ध्यान में रख लेना, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, एक जो है वो आप राशनिंग जो है वो ध्यान में रख लेना, क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग का मतलब क्या है, शाख की मैक्सिमम लिमिट जो है वो आप डिसाइड कर देते हो किसी पर्टिकुलर बैंक के संबंध में, अधिकतम शाख निर्धारण, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अधिकतम शाख निर्धारण ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा चेंज इन मार्जिन, चेंज इन मार्जिन का मतलब क्या हो गया, आपका मार्जिन में परिवर्तन, चेंज इन मार्जिन, ये चेंज इन मार्जिन ध्यान में रख लेना।
इसके अलावा अगर हम बात करें चेंज इन मार्जिन का, बाद में अगर हम चर्चा करें तो चेंज इन मार्जिन के बाद में आपका मॉरल प्रेशर जो है वो आपको ध्यान में रखना है, नैतिक दबाव आपको ध्यान में रखना है, मॉरल प्रेशर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नैतिक दबाव के बाद में अगर हम चर्चा करते हैं तो आपको डायरेक्ट एक्शन जो है वो ध्यान में रखना है, प्रत्यक्ष कार्यवाही आपको ध्यान में रखना है, और इंफॉर्मेशन भी आपको जो है वो ध्यान में रखना है, सूचनाएं जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ एग्जाम्पल जो है वो ध्यान में रखिएगा कि टूल्स की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये इस तरीके से आपको टूल्स जो है वो ध्यान में रखना है कि आपके कौन कौन से क्वांटिटेटिव टूल्स है और कौन कौन से जो है वो वर्तमान में हम जिनको मैक्सिमम यूज करते हैं और ज्यादातर यूज में जो है वो आने वाले, ये आपके जो है वो क्वालिटेटिव है। ठीक है, यहां पर मैंने सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल लिखा है, क्रेडिट राशनिंग लिखा है, चेंज इन मार्जिन लिखा है, मॉरल प्रेशर लिखा है, डायरेक्ट एक्शन लिखा है, और इंफॉर्मेशन जो है वो लिखा है, सूचना जो है वो लिखा है। फटाफट यहां पर नोट कर लो, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। बुक कब तक आएगी, कोशिश तो हम 2-3 दिन की जो है वो कर रहे हैं, बाकी देखते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल जो है कितना जल्दी जो है वो आ जाए, बट सैटरडे संडे तक तो आप मान के चलो कि जो है मेरे पास जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, उस बुक का भी जो है वो ऑर्डर आप लोग जो है वो सैटरडे संडे से जो है वो आप लोग दे सकते हो, आपको मिल जाएगा। एकदम नीचे वाले पॉइंट यहां से दिखाई दे रहा है, मेरी यहां से जो कैमरे का फोकस है वो एकदम इनको कवर करता है, यहां से आपको दिखाई दे देगा। ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, फटाफट से इसको छाप लो, जितना जल्दी छाप सकते हो फटाफट से छाप लो। उतार के एक बार ओके जरूर कर दिया करो कि हमने उतार लिया है। वेरी गुड। देखो, अब इनके बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे हम सबसे पहले टूल्स की बात करें तो आपको पॉलिसी रेपो रेट जो है वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली अगर हम बात करें तो किसकी ध्यान में रखना है आपको, पॉलिसी रेपो रेट। ठीक है, तो रेपो रेट ये आपको ध्यान में रखना है। इसके संबंध में एक तो आप वर्तमान में जो है वो आपकी पॉलिसी रेपो रेट कितना है, वर्तमान दर जो है वो आप ध्यान में रख लेना। वर्तमान दर पॉलिसी रेपो रेट की जो है वो वर्तमान दर आप लोग जो है वो ध्यान में रख लेना। वर्तमान दर कितना है, 6.50, 6.50%, ये वर्तमान दर ध्यान में रखना है। दूसरा, पॉलिसी रेपो रेट को हम की मॉनेटरी पॉलिसी टूल जो है वो आप कह सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी टूल का मतलब क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है, सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है किसके संबंध में, आपके मॉनेटरी पॉलिसी निर्धारक है ये। इसको हम कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति निर्धारण में, सबसे मॉनेटरी पॉलिसी निर्धारण में हम सबसे महत्वपूर्ण टूल जो मानते हैं वो किसको मानते हैं, हम पॉलिसी रेपो रेट को जो है वो लेकर चलते हैं। ठीक है, होता क्या है, होता ये है कि भाई आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, एकदम अच्छी तरीके से जो है वो समझ लेना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा आपके जो कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक जिनका उद्देश्य लाभ कमाने का उद्देश्य है, तो व्यापारिक बैंकों को जिस दर पर है ना, तो यहां पर हमें जो है वो सिक्योरिटीज की जो है वो जरूरत होगी। हमें ध्यान में रखना है कि आरबीआई इन कॉमर्शियल बैंकों को तभी लोन की फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल करवाएगा यहां पर, जब वो किसी न किसी प्रकार की जो है वो कोलेट्रल
या अप्रूव्ड सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटीज की जरूरत है, कोलेटरल की जरूरत है और साथ में अप्रूवल सिक्योरिटीज की जो है वो आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आरबीआई के द्वारा व्यापारिक बैंकों को जिस दर पर जमानत कह सकते हो या सिक्योरिटीज के बदले में, प्रतिभूतियों के बदले में, सिक्योरिटीज प्रतिभूतियों के बदले शॉर्ट टर्म के लिए होता है, या आपका अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म होता है अल्पकालीन अवधि के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाता है। और इस रेट को हम क्या कहते हैं, इस रेट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ये आपका पॉलिसी रेपो रेट जो है वो कहा जाता है। ठीक है, और ये जो आपके अप्रूवल सिक्योरिटी जो आपने रखी है, जो अनुमोदित प्रतिभूतियां आपने रखी है, इस अनुमोदित प्रतिभूतियों को ये व्यापारिक बैंक चाहे तो वापस जो है वो क्या कर सकता है, अपना क्रय करने का जो है वो अपना काम कर सकता है। क्रय करने का मतलब क्या है, उनको बाई बैक का जो है वो एक ऑप्शन दिया जाता है, पुनः खरीद का। और बाई बैक का अगर ऑप्शन मिलता है तो हम इस रेट को जो है वो बाई बैक रेट भी जो है वो कहते हैं, ध्यान रखना। इसको हम क्या कहते हैं, बाई बैक रेट। ये आपकी बाई बैक रेट, बाई बैक रेट भी जो है वो कहलाती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए है तो इसको आप शॉर्ट टर्म रेट भी जो है वो कह सकते हो, शॉर्ट टर्म रेट कह सकते हो, बाई बैक रेट जो है वो कह सकते हो। ये आपको पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना है। और इसी को जो है वो आपके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी स्थितियां है उसको नियंत्रित करने के लिए जो है वो आपकी पॉलिसी रेपो रेट काम आती है। देखो, आरबीआई अगर इस रेट को बढ़ाएगा, आरबीआई रेट को बढ़ाएगा तो कॉमर्शियल बैंक के लिए लोन महंगा होगा, और कॉमर्शियल बैंक के लिए महंगा होगा तो आम जनता को भी जो है वो लोन महंगा मिलेगा। और आम जनता को अगर लोन महंगा मिलेगा तो अनावश्यक वस्तुओं व सेवाओं का जो है वो क्रय नहीं करेगा, और अनावश्यक वस्तुओं व सेवाओं का अगर क्रय नहीं करेगा तो हम इन्फ्लेशन को जो है वो क्या करते हैं, कंट्रोल करने का जो है वो काम करते हैं। इसके विपरीत इस रेट को जितना घटाएगा तो कॉमर्शियल बैंकों के लिए जो है वो लोन क्या होगा, सस्ता। और कॉमर्शियल बैंकों के लिए सस्ता होगा तो आम जनता के लिए भी क्या होगा, सस्ता। और आम जनता के लिए अगर सस्ता होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगी, तो वो क्या कर सकता है, अनावश्यक जो है वो वस्तुओं व सेवाओं का क्रय करेगा और इन्फ्लेशन को जो है वो बढ़ाने का काम करेगा। कहने का मतलब है कि अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या एक्शन लेगा, आरबीआई एक्शन लेगा, इंक्रीज करने का जो है वो काम करेगा, पॉलिसी रेपो रेट में वृद्धि का जो है वो काम करेगा, ये इंक्रीज करने का काम करेगा। ठीक है, और अगर डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन है तो इस पॉलिसी रेपो रेट का जो है, पॉलिसी रेपो रेट में कमी करने का जो है वो काम आपका आरबीआई करेगा। तो ये एक्शन आपको ध्यान में रखना है। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की दशा में क्या एक्शन लिया जाएगा, और डिफ्लेशन की दशा में जो है इस टूल्स के माध्यम से जो है वो आपका क्या एक्शन लिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ही आपका जो है ये टूल आपको ध्यान में रखना है, पॉलिसी रेपो रेट। मैक्सिमम जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। फटाफट से नोट कर लो और ओके का सिंबल जो है वो मुझे दे दो, फिर आगे चलते हैं। फटाफट से नोट करो, नोट करो भाई, फटाफट से नोट करो। ज्यादा तो नहीं लिखा दिया, ज्यादा नहीं लिखाया है। दो तीन पॉइंट जो है इससे, कम से कम 3 से 4 पॉइंट जो है वो आपके टूल से कंप्लीट हो जाएंगे। 3 से 4 पॉइंट जो है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जो सिलेबस में आपके लिखा हुआ है वो आपके हो जाएंगे। हटो साइड में, ये लो। डिफ्लेशन का मतलब जो है वो संकुचन है, और इन्फ्लेशन का मतलब जो है वो मुद्रास्फीति या मुद्रा का विस्तार है। ये विस्तार है, ये संकुचन है। ठीक है, थोड़ा
ब्लर आ रहा है क्या कैमरा? स्क्रीन जो है वो आप लोगों को नीली दिखाई दे रही है क्या? मुझे यहाँ से स्क्रीन जो है वो कुछ नीली नीली सी स्क्रीन दिखाई दे रही है। आप लोगों को भी स्क्रीन नीली दिखाई दे रही है तो एक बार मुझे बता देना। बाकी टेक्निकल टीम है नहीं अभी, तो नीली दिखाई दे रही है तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा आपको। दिखाई दे रही है क्या? मुझे बता दो बस इतना सा, या व्हाइट ही दिखाई दे रही है स्क्रीन? उतार लिया? उतार लिया। चलो, एक और पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है, नंबर सेकंड पॉइंट जिसको हम कहते हैं बैंक रेट। बैंक रेट आपका पहले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में जो है वो काम आता था, लेकिन अब जो है वो इस टूल को बहुत कम जो है वो आपका फ्लक्चुएट किया जाता है, कम जो है वो आपका परिवर्तित किया जाता है, कम हम यूज में लेते हैं। बैंक रेट के संबंध में एक तो वर्तमान दर जो है वो ध्यान में रख लेना, वर्तमान रेट, वर्तमान दर। और वर्तमान दर जो है इसकी आपकी 6.75% है, 6.75%। कितना परसेंट है? 6.75%, 6.75% वर्तमान दर ध्यान में रख लेना। ये यूज क्या आता है? ये आजकल यूज आती है आपके जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय बिल है, उस विनिमय बिलों को रीडिस्काउंट करवाने के लिए जो है वो आपके काम आती है। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है कि व्यवसाय में क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है कि आपके उधार ट्रांजैक्शन होता है, उधार लेन देन होता है। और उधार लेन देन में क्या होता है कि कोई कस्टमर आता है और 3-4 महीने के लिए जो है वो कहता है कि मुझे उधार पैसा चाहिए, तो आपकी संस्था क्या करती है, कॉमर्शियल बिल जो है वो आपका जारी कर देती है और उसको उधार अवेलेबल करवा देती है, और वो व्यक्ति आएगा 3-4 महीने के बाद में जो है वो वापस भुगतान कर देगा। और अचानक से उस संस्था को अगर जो है वो पैसों की जरूरत पड़ती है, तो इस बिल का बैंक को जो है वो आपका कॉमर्शियल बैंक जो है, उस कॉमर्शियल बैंक को जो है वो क्या कर देता है, डिस्काउंट करवाने का जो है वो आपका काम करता है। और बैंक को एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है, व्यापारिक बैंकों को एक बहुत बड़ी सुविधा दी जाती है, और सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम ही जो है वो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का है। इनकम का सोर्स अगर हम बात करें कॉमर्शियल बैंक की, उनके पास में एक फैसिलिटी है, वो चाहे तो इन आपके बिल ऑफ एक्सचेंज को जो है वो आरबीआई से जो है वो बुनाने का काम कर सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो है वो बुना सकता है। उसको हम बोलते हैं रीडिस्काउंट करवाना। एक बार डिस्काउंट करवाती है व्यापारिक संस्थाएं व्यापारिक बैंकों से, और दूसरी बार व्यापारिक बैंक जो है वो आपके रीडिस्काउंट करवाते हैं, किससे? आरबीआई के साथ में जो है वो रीडिस्काउंट करवाते हैं, ध्यान रखना। तो इसका यूज क्या है? इसका यूज है कि आपके जो विनिमय बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको कहते हैं, इन विनिमय बिलों को पुनः कटौती, पुनः कटौती, और इस पुनः कटौती के लिए जो दर काम में ली जाती है, उस दर को ही हम क्या कहते हैं? बैंक रेट। पुनः कटौती की दर, इस दर को ही जो है वो हम क्या कहते हैं? बैंक रेट। ठीक है, ध्यान रखना। पुनः कटौती के लिए कौन सी रेट काम आती है? आपकी जो है बैंक रेट जो है वो काम आती है। एक और बैंक रेट का जो है वो अभी यूज जो है वो किया जाने लगा है। वो क्या यूज किया जाने लगा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो समय समय पर कुछ डायरेक्शंस जो है वो दिए जाते हैं कॉमर्शियल बैंकों को, कि आपको जो है वो सीआरआर मेंटेन करना है, आपको जो है वो एसएलआर जो है वो आपको मेंटेन करना है। और अगर आप सीआरआर मेंटेन नहीं करते हो, एसएलआर मेंटेन नहीं करते हो, या कोई भी गाइडलाइंस जो है वो आप उसको अगर फॉलो नहीं करते हो, तो आप पर जो है वो हम पेनल्टी लगाएंगे, हम जो है वो जुर्माना लगाएंगे। और वो पेनल्टी किस पर जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है? वो बैंक रेट पर जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है। मतलब बैंक रेट में प्लस और माइनस करके जो है वो 2% से लेके 5% जो है वो आपकी पेनल्टी लगाई जाती है। इसलिए हम बैंक रेट को जो है वो पैनल रेट के रूप में भी जो है वो जानते हैं, ध्यान रखना। इसको हम क्या कहते हैं? पैनल रेट। पैनल रेट का मतलब क्या है? आपकी बैंक रेट जो है वो जुर्माना दर जो है वो आपकी कहलाती है जुर्माना दर, ध्यान रखना। ठीक है, पैनल रेट के रूप में जो है वो आपकी काम आती है। मैंने वर्तमान रेट आपको बताया है। विनिमय बिलों की जो है वो पुनः कटौती करने के लिए दो दर काम आती है, वो आपको ध्यान में रखना है। पेनल्टी लगाने के लिए जो है वो आपकी काम आती है रेट, इसलिए हम इसको जो है वो पैनल रेट कहते हैं, जुर्माना दर जो है वो कहा जाता है। शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर जो आपका लिखा हुआ मिलता है वो ये मिलता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा जो आपके कॉमर्शियल बैंक है, व्यापारिक बैंक है, इन व्यापारिक बैंकों को ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घकालीन अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घकालीन अवधि के लिए, दीर्घकालीन अवधि के लिए जिस दर पर, दीर्घकालीन अवधि के लिए जिस दर पर क्या की जाती है? ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है,
तो वो रेट जो है वो आपकी क्या कहलाती है, बैंक रेट जो है वो आपकी कहलाती है। ये बैंक रेट का आपको ऑब्जेक्ट ध्यान में रखना है, बैंक रेट कहलाती है। सेम वही एक्शन जो है वो आपको लेना है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में जो है वो सेम एक्शन लेना है। इन्फ्लेशन में आप क्या करोगे, अगर मुद्रास्फीति की दशा है इन्फ्लेशन में, तो इस रेट को क्या करोगे, बैंक रेट में वृद्धि करेंगे। बैंक रेट में अगर आप वृद्धि करोगे तो कॉमर्शियल बैंकों के लिए लोन महंगा होगा, और कॉमर्शियल बैंकों के लिए अगर महंगा होगा तो आम जनता के लिए जो है वो महंगा होगा, और आम जनता के लिए महंगा होगा तो अनावश्यक जो है वो वस्तुओं व सेवाओं का जो है वो क्रय नहीं होगा, और हम इन्फ्लेशन जैसी स्थिति को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और हम डिफ्लेशन की अगर स्थिति है तो डिफ्लेशन में भी आपको क्या करना है, डिफ्लेशन में भी जो है वो आपको बैंक रेट में कमी करनी है, और बैंक रेट में हम कमी करेंगे तो कॉमर्शियल बैंकों के लिए लोन सस्ता होगा। सिलेक्शन करवा दो प्लीज, आशीर्वाद दे दो, दूसरे 100% जो है वो सिलेक्शन आपका करवाऊंगा। चिंता मत करना, है ना, जुड़े हुए रहना, बस बिलीव जो है वो आप करना, विश्वास जो है वो करना, 100% जो है वो आपका सिलेक्शन जो है वो करवाऊंगा। आपने बड़े मन से जो है वो मेरे को कहा है कि सर सिलेक्शन करवा देना, ऐसा आशीर्वाद दे दो, 100% जो है वो सिलेक्शन कराऊंगा। ठीक है, मिलने के लिए जरूर आना मेरे से, और व्यक्तिगत रूप से जो है वो आप जुड़े हुए रहना, पक्का सिलेक्शन कराऊंगा। ठीक है, बस मेहनत करते रहना साथ साथ में। अचानक से क्या हो गया भाई, मुद्रास्फीति ध्यान में रखना है। ठीक है, जो समझ में नहीं आया उस पॉइंट को जो है मैं एकदम लेटेस्ट, एकदम अपडेट जो है वो आप लोगों को बता रहा हूं, एकदम नया पैटर्न, एकदम नए तरीके से जो है वो आप लोगों को बता रहा हूं। जो ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड तरीका है, उसको छोड़ के जो है एकदम नए तरीके से, एकदम नए सिरे से जो है वो मैं चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। कोई 15 से 20 क्लास के अंदर जो है वो आपका ये पूरा सेशन ही जो है वो पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अवेयरनेस जो है वो पूरी आप लोगों को जो है बता दूंगा, यहाँ से प्रश्न जो है वो आप लोगों के आ जाएंगे, उसकी चिंता जो है वो मत करना। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, बैंक रेट में कमी और बैंक रेट में जो है वृद्धि, ये एक्शन जो है वो ध्यान में रखिएगा। कर लोगे यहां से, कर लेंगे सर, इसको हम रीडिस्काउंट रेट भी कहते हैं, ध्यान रखना, बैंक रेट कह दो या फिर आप इसको जो है रीडिस्काउंट रीडिस्काउंट रेट, इसको हम रीडिस्काउंट रेट भी कहते हैं, ये रीडिस्काउंट रेट है। ठीक है, रीडिस्काउंट रेट इसको कहते हैं, पुनः कटौती दर इसको कहा जाता है। जरूर जरूर दुष्यंत कुमार, जरूर। ओके, कर लेंगे यहां तक। ये लो, बैंक रेट मैंने आपको बता दिया है, सिंपल सा फंडा था, सिंपल सी चीजें थी, कोई बड़ी मुश्किल वाली जो है वो चीज आपकी नहीं थी। एक ऐसा ही सिस्टम जो है वो आपको ध्यान में रखना है, इसके जस्ट अपोजिट सिस्टम जो है वो आपको बताता हूं मैं। उस अपोजिट सिस्टम को जो है वो हम कहते हैं आपका रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, और इस रिवर्स रेपो रेट का जो है वो नाम आपका बदल दिया गया है, और नाम बदलकर जो है वो आपका क्या कर दिया है अब, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब इसका नाम जो है बदलकर क्या कर दिया है, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट। पहले रिवर्स रेपो रेट था और अब बदलकर क्या कर दिया है, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट। सबसे पहला काम वही करना है आपको, वर्तमान दर जो है वो ध्यान में रखनी है कि फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट की जो है वो आपकी वर्तमान दर कितनी है। वर्तमान दर आपको जो है वो 3.5 है, आई थिंक सो 3.35 है, 3.35 वर्तमान आज की लिखा रहा हूं, अभी की लिखा रहा हूं मैं, ध्यान रखना 3.35%, ये वर्तमान रेट जो है वो ध्यान में रखना 3.35। होता क्या है, होता ये है कि कभी कभार कॉमर्शियल बैंक के पास में जो है ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज होती है, बेसिकली इनको हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं। होता क्या है कि कभी कभार कॉमर्शियल बैंकों के पास में जो है वो एक्सेस अमाउंट हो जाता है, आधिक्य राशि हो जाती है, जैसे कभी कभार अपने पास में भी जो है वो एक्सेस अमाउंट आ जाता है, आधिक्य राशि, और उस आधिक्य राशि को जो है वो हम आम जनता को अवेलेबल ना करवाए, और अगर हमने आम जनता को अवेलेबल करवा दिया तो ऐसी दशा में क्या होगा कि वो अनावश्यक वस्तुओं व सेवाओं का क्रय करेंगे और इन्फ्लेशन को जो है वो बढ़ाने का आपका काम करेंगे। तो आम जनता को अवेलेबल ना करवाए, इसके लिए जो है वो आरबीआई एक फैसिलिटी देता है, आरबीआई एक सुविधा देता है। क्या फैसिलिटी देता है कि आप चाहो तो कुछ एक निश्चित अवधि डिसाइड कर लो और इस निश्चित अवधि तक जो है वो पैसा हमारे पास में जमा करवा दो, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तब हम आपको वापस पैसा भी दे देंगे, और साथ साथ में जो है वो हम इंटरेस्ट भी जो है वो देने का काम करेंगे, साथ साथ में हम आपको जो है वो ब्याज भी देंगे। तो ये सुविधा है, और वो ब्याज की रेट जो है वो आपकी क्या कहलाती है, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट जो है वो आपकी कहलाती है, ध्यान में रखना है। क्या होता है ये कि व्यापारिक बैंक जो है, कॉमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक, इन व्यापारिक बैंकों के द्वारा, व्यापारिक बैंकों के द्वारा क्या किया जाता है, व्यापारिक बैंकों के द्वारा अपनी अपनी
जो एक्सेस अमाउंट है अपनी आधिक्य राशि का, आधिक्य राशि का अपनी जो एक्सेस अमाउंट है अपनी आधिक्य राशि का आरबीआई के पास, आरबीआई के पास जिस दर पर उपलब्ध करवाया जाता है, जिस दर पर जो है वो उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। ये वर्तमान रेट है 3.35%। व्यापारिक बैंकों के द्वारा अपनी एक्सेस अमाउंट को आरबीआई के पास जिस दर पर उपलब्ध करवाया जाता है वो रेट आपकी क्या कहलाती है? फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट जो है वो कहलाती है। इन्फ्लेशन में भी जो है वो सेम हम एक्शन लेंगे, ध्यान रखना। इन्फ्लेशन में जो है वो हम क्या करेंगे, अगर मुद्रास्फीति है तो हम इस रेट को जो है फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट, इस फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट में जो है वो हम वृद्धि करेंगे। क्यों करेंगे, इसका रीजन जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। और डिफ्लेशन है तो भी हम इसको क्या है, डिफ्लेशन में भी जो है वो हम एक्शन क्या लेंगे कि फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट को जो है वो हम बढ़ाएंगे, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट में कमी करेंगे, कमी करने का काम करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक्शन है और ये लालच है एक तरीके का। क्या एक्शन है? ये लालच है। और लालच किस चीज का? कि हम आपको ज्यादा ब्याज देंगे और आपका पैसा भी जो है वो सुरक्षित रखेंगे, आपको और भी हम फैसिलिटी जो है वो देंगे। आप आम जनता को उपलब्ध मत करवाओ, आप हमें ये पैसा जो है वो हमें उपलब्ध करवाओ, तो ज्यादा बेहतर जो है वो रहेगा। इसलिए आरबीआई एक्शन लेता है और इसमें बढ़ाता है। तो कॉमर्शियल बैंक किसके पास जाएगी? आरबीआई के पास में जाएगी और इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर मार्केट में डिफ्लेशन की स्थिति है, मुद्रा संकुचन की दशा है, तो आरबीआई कहती है कि हम आपसे पैसा लेना ही नहीं चाहते, आप जो है वो आम जनता को अवेलेबल करवाओ, आपकी मर्जी, हम आपको जो है वो कुछ भी नहीं कहेंगे। और मार्केट में जो है वो मुद्रा का प्रसार होने का जो है वो काम किया जाएगा, इन्फ्लेशन को जो है वो बढ़ाने का काम किया जाएगा। ये स्थिति जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। वर्तमान रेट मैंने आपको लिखा दी है और एक नया टूल जो है वो आपका जोड़ा गया है। वो नया टूल इसके साथ जो है वो आपका काम करेगा। नया टूल क्या जोड़ा गया है? एसडीएफआर जो है वो आपका जोड़ा गया है। एसडीएफआर एक नया टूल जो है वो आपका जोड़ा गया है। नया टूल है आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। और स्टैंडिंग डिपॉजिट का मतलब क्या है? आपका स्थायित्व जमाएं सुविधा दर, स्थायित्व जमा सुविधा दर, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, एसडीएफआर, ठीक है। ये अभी आपका जो है अप्रैल 2022 में जो है वो टूल के रूप में जो है वो जोड़ा गया है, टूल्स में शामिल। अभी नया ही प्रोविजन है, ये आपका जो है वो टूल्स में शामिल किया गया है, उपकरण में जो है वो आपका शामिल किया गया, ये नया उपकरण जो है वो बनाया गया है। कमिटी पूछ लेता है इसकी, कमिटी ध्यान में रख लेना कौन सी कमिटी है। ये आपकी उर्जित आर पटेल समिति, ध्यान में रख लेना, उर्जित आर पटेल समिति की सिफारिशों पर जो है वो प्यारे बच्चे जोड़ा गया है। सिफारिशों पर, उर्जित आर पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है वो एक नया टूल्स, एक नया उपकरण जो है वो आपका जोड़ा गया है, एसडीएफआर। और ये डिसाइड किया गया कि आपकी जो पॉलिसी रेपो रेट है, इस पॉलिसी रेपो रेट से हम 0.25 बेसिस जो है वो हम कम रखेंगे। और पॉलिसी रेपो रेट अभी जो है वो 6.5 है, और 6.5 से अगर इसको आप 0.25 जो है वो आप कम करोगे तो 0.25 कम करने से जो है वो कितना हो जाएगा? 6.25 हो जाएगा। वर्तमान रेट जो है वो इसकी कितनी है? 6.25% जो है वो आपकी वर्तमान रेट जो है वो ध्यान में रखना है, 6.25। कौन कौन से मैंने इसके अंदर पॉइंट आप लोगों को बताए हैं? सबसे पहला कब जोड़ा गया है? अप्रैल 2022। दूसरे नंबर पर कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? उर्जित पटेल समिति जो है, इस समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया है। तीसरा आपका पॉलिसी रेपो रेट से जो है वो 0.25 बेसिस जो है वो इसको कम रखा जाएगा, 6.25 जो है वो अभी वर्तमान ध्यान में रख लेना। चौथा पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि ये है क्या?
ये देखो एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, एलएएफ जिसको कहते हैं। और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या कहती है कि अचानक से कॉमर्शियल बैंकों के पास में जो है वो कभी कभार जो है वो सरप्लस अमाउंट आ जाता है, आधी की राशि जो है वो आ जाती है, और उस कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा जो है उस एक्सेस अमाउंट का जो है वो आप कह सकते हो कि अनयूटिलाइजेशन जो है वो आपका नहीं किया जाए। अनयूटिलाइजेशन का मतलब दुरुपयोग जो है वो आपका नहीं किया जाए। और इसके लिए क्या कहता है आरबीआई, हम आपको एक सुविधा देंगे, एक फैसिलिटी देंगे कि आपको आज नहीं, आपको 12 घंटे के बाद में, आपको 24 घंटे के बाद में जो है वो इस पैसे की जो है वो जरूरत पड़ेगी। मैक्सिमम 24 आवर्स है, इसको हम ओवरनाइट रेट के रूप में भी जो है वो हम देखते हैं। 24 घंटे के लिए जो है वो आप क्या करो, इस पैसे को हमारे पास में जो है वो जमा करवा दो, और हम आपको क्या करेंगे, इसके बदले में जो है वो ब्याज भी देंगे। मतलब फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट भी क्या है, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट भी जो है वो कॉमर्शियल बैंक जमा करवाती है किसके पास, आरबीआई के पास में। और ये एसडीएफआर भी जो है वो सेम यही फैसिलिटी है, ये भी जमा करवाते हैं किसके पास में, आरबीआई के पास में। लेकिन उसमें एक निश्चित अवधि जो है वो रखी जाती है, और ये ओवरनाइट फैसिलिटी होती है, मतलब 24 आवर्स के लिए जो है वो ये आपकी सुविधा होती है, ध्यान में रखना। ठीक है, क्या होता है कि आपके जो कॉमर्शियल बैंक है, व्यापारिक बैंकों के पास अचानक या आकस्मिकता जिसको आप कहते हो, कैजुअलिटी जिसको कहते हो, आकस्मिकता से, आकस्मिकता से अधिक राशि आ जाए, अधिक राशि राशि होने पर, होने पर आरबीआई यह सुविधा देता है, यह सुविधा देता है कि, क्या सुविधा देता है कि वह 24 आवर्स, जिसको आप ओवरनाइट कहते हो, ओवरनाइट फैसिलिटी कहते हो, 24 आवर्स के लिए, के लिए जमा करवा सकता है। इसके बदले में, इसके बदले में, इसके बदले में आपको क्या करेगा, इसके बदले में आपको ब्याज, इसके बदले में ब्याज की जगह पे लिख लो इसके बदले में, ठीक है, आपको इंटरेस्ट देगा, लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्याज देगा। आप पैसा जमा कराओ, आपको हम इंटरेस्ट भी देंगे, आपका पैसा भी सुरक्षित रखेंगे, आपको 24 घंटे के बाद में आपका पैसा भी मिल जाएगा। मतलब ये एसडीएफआर और फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट जो है वो आपका सेम प्रोसेस है, सेम चीज है, बट यहां पर ये फैसिलिटी ध्यान में रख लेना, ये सुविधाएं जो है वो कितने टाइम के लिए है, ये 24 आवर्स तक के लिए मैक्सिमम जो है ये फैसिलिटी देता है। कौन देता है, आरबीआई जो है ये फैसिलिटी देता है। किसको देता है, कॉमर्शियल बैंक को जो है वो फैसिलिटी देता है। स्फीति और जो आपका संकुचन है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में सेम एक्शन जो है वो आपको लेना है। इन्फ्लेशन अगर है, मुद्रास्फीति है, तो आप क्या एक्शन लोगे, इसको वृद्धि करने का जो है वो काम करोगे, इस रेट को बढ़ाओगे। और अगर आपका डिफ्लेशन है, तो डिफ्लेशन में जो है वो आप क्या करोगे कि इस रेट को जो है वो आप कमी करने का जो है वो काम करोगे, सेम एक्शन लोगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो है वो ध्यान में रखना है। यहां तक एक बार मुझे फटाफट से ओके का सिंबल दे दो। बाकी टूल्स की हम एक क्लास रखेंगे और बाकी टूल्स को जो है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। इससे आपके 3-4 पॉइंट जो है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, सिलेबस में जो लिखे हुए हैं 3-4 पॉइंट जो है वो आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। इससे आपका एक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, सीआरआर भी कंप्लीट हो जाएगा, एसएलआर भी कंप्लीट हो जाएगा, सीआरएआर भी जो है वो आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी सब में भी जो है वो आप लोगों को हेल्प मिलेगी। बाकी सब भी जो है इस बेस से जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो आपके हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक एक बार मुझे ओके का सिंबल दे दो, और कुछ पूछना है तो मुझसे फटाफट से जो है वो पूछ सकते हो। बाकी हम आगे की चर्चा जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम करने वाले हैं। 1 मिनट का मैं आप लोगों को समय देता हूं, उस समय का जो है वो बढ़िया यूटिलाइजेशन आप लोग कर सकते हो। सब क्लियर है सर, बहुत शानदार, थैंक यू। आपके जो है वो बना रखे हैं। मुझे पूछना था कि ये सब्जेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा। वाह वाह वाह,
देखो स्टार्ट कर लिया है तो कंप्लीट भी होगा, पेपर दिया है तो पढ़ना भी पड़ेगा, है ना, पास भी होना पड़ेगा। साथ साथ में आपको बुक कीपिंग जो है वो रख रखी है, उस बुक कीपिंग को भी जो है वो साथ साथ में आप लोग जो है वो देखते हुए चलो। इंग्लिश आपकी रखी हुई है, इंग्लिश को भी जो है वो देखते हुए चलो। और डेली का 1 घंटा जो है वो फिक्स आप कर लो, 1 आवर फिक्स कर लो कि हमें अवेयरनेस पढ़नी है, और इसी में जो है वो आपका 1 आवर में जो है वो कॉर्पोरेट जो है वो मैं आपका स्टार्ट कर दूंगा। ये डेली का 1 आवर जो है वो फिक्स कर लो। कब कंप्लीट होगा ऐसा मत बोलो, ये बोलो कि जो हमने पढ़ लिया वो सफिशिएंट है या नहीं है, तो वो आपका जो है वो सफिशिएंट है, वो आपका पर्याप्त है। ठीक है, होता है ऐसा कभी कभार जो है वो जैसे कोई भी हम कोर्स जो है वो असाइन करते हैं, कोर्स जब हम लेके आते हैं तो सबसे पहला ही यही काम स्टूडेंट जो है वो करता है स्टार्ट करने से पहले कि सर ये कोर्स जो है वो कब कंप्लीट हो जाएगा। कोऑपरेटिव एक्ट तो है ही नहीं भाई, एक्ट तब आएगा उसके अंदर, तब स्टार्ट होएगा। ठीक है, ऐसे पहले से जो है वो रेडीमेड जो है वो नहीं मिलता है, हर चीज जो है वो रेडीमेड नहीं मिलती है। कोई ये कपड़े की, शूज की, जूतों की दुकानें जो है वो नहीं होती हैं। और अगर पहले से मिलता है तो इसका मतलब वो रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है वो आपको अवेलेबल है, और रिकॉर्डेड फॉर्म में इसका मतलब 2019-20 का जो है वो आपको मिल जाएगा। और रात रात में जो है वो आपका कोई भी सिलेबस जो है वो आपका कंप्लीट नहीं होता है। 2 दिन पहले ही जो है वो हमने कोर्स असाइन किया है, तो थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सब्र जो है वो आप लोगों को रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। ये बात आप मुझे 1 महीने के बाद जो है वो आप लगभग अभी अक्टूबर 15 है, या अक्टूबर 15 है ना, 17 है, तो आप 17 नवंबर के आसपास जाके पूछोगे तो अवेयरनेस और कॉर्पोरेट उस समय जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उस समय पूछोगे तो बढ़िया, आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई अभी 1-2 क्लास जो है इसकी रही है, ज्यादा क्लास जो है वो आपकी नहीं रही है। तो चलिए भाई, धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए प्रोविजन के साथ, कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते हुए रहिएगा। धन्यवाद आप सभी का। हाँ मैं समझ गया, मैं मतलब तो ठीक है, मतलब तो मैं समझ गया था।